हाँ तो नमस्कार। नमस्कार सर। बढ़िया। अच्छा, अपने दिल्ली सल्तनत में कल किसकी बात करके गए हैं? यानी कि कल अपने तुगलक वंश पूरा कर लिया था, ठीक है। कल फिरोज शाह तुगलक की बात की अपने। फिरोज शाह तुगलक के बाद अगर मैं दिल्ली सल्तनत पर बात करूं तो कुछ ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी नहीं मिलती अपने को। एक शासक का नाम मिलता है नासिरुद्दीन। क्या नाम मिलता है? नासिरुद्दीन। 1388 में क्या है कि मृत्यु होती है किसकी? फिरोज शाह की। उसके बाद में ये शासक बना तो 1388 से लेकर तकरीबन 1414 ईस्वी तक 1414 ईस्वी तक किसका शासन रहा? तुगलक वंश पर। किसका? नासिरुद्दीन का। फिरोज शाह तुगलक के बाद में ये शासक बना। किसके बाद में? फिरोज शाह तुगलक के बाद में ये शासक बना। और तुगलक वंश का ये अंतिम शासक है। तुगलक वंश का क्या है? तुगलक वंश का क्या? अंतिम शासक है। अच्छा, तुगलक वंश का ये अंतिम शासक है। नोट लगा चीज लिख रहा हूं क्योंकि देखो अंतिम शासक है। इसी के समय क्या है कि तैमूर लंग का आक्रमण हुआ। किसका? 1398 ईस्वी में 1398 ईस्वी में तैमूरों का आक्रमण हुआ, यानी तैमूर लंग का आक्रमण हुआ भारत पर, ठीक है। और इसके साथ में अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है। किसका? एक सहयोगी था इसका एक सहयोगी था, नाम मिलता है खिजर खान। किसका सहयोगी था? तैमूर लंग का सहयोगी था। कौन? खिजर खान, जो इसके साथ में आता है। अच्छा, इस युद्ध की अगर बात की जाए तो इसके बाद में क्या है कि इस तैमूर लंग का पुत्र, कौन? तैमूर लंग का पुत्र, नाम मिलता है शाहरुख। इस शाहरुख को क्या है कि यहां का शासन सौंप दिया जाता है। और अगर बात की जाए तो इस खिजर खां को तैमूर लंग क्या करता है? एक तो मुल्तान का मुल्तान, लाहौर और एक दीपालपुर, इन स्थानों की क्या कह देता है? सूबेदारी। किसको दे दी सूबेदारी? इसका सूबेदार बना देता है मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का खिजर खां को। कौन है? तैमूर लंग, ठीक है। और अब अगर बात की जाए, देखो अब यहां पर इसको ये बना दिया गया, खिजर खां को सूबेदार बना दिया यहां का, ठीक है। अब यहां से एक चीज अपने को ये पता चलती है कि शासक तो कौन है? शाहरुख है ना। शासक तो कौन है? शाहरुख है। बट इसके नीचे अंडर में रहकर, ठीक, इसके नीचे अंडर में रहकर शासन कौन चलाता है? खिजर खां चलाता है, ठीक है। तो यहां पर खिजर खां एक दिल्ली सल्तनत पर नए वंश की नींव डालता है। बता दो, ये एक नए वंश की नींव डालता है। वंश कौन सा होगा? अपना सैयद वंश। कौन सा? सैयद वंश, ठीक है। तो तुगलक वंश के बाद में नंबर 4 दिल्ली सल्तनत पर कौन सा वंश हुआ? सैयद वंश, जो 1414 से लेकर कब? 1414 ईस्वी से लेकर अगर बात की जाए तो 1451 ईस्वी तक चला। कितनी ईस्वी तक चला? 1451 ईस्वी तक चला सैयद वंश, जिसके बारे में अब अपने बात करेंगे। सैयद वंश की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत पर, बेटा दो, नासिरुद्दीन के बारे में पता चल गया। तो ये कुछ एक स्टोरी रहती है कि कल की क्लास में बताना बाकी रह गया था, कोई खास बात थी नहीं इसके बारे में। अच्छा, सैयद वंश की बात करते हैं। देखो अगर सैयद की बात की जाए, इस सैयद वंश की, तो मैंने आपको बताया था कि मुस्लिम धर्म के अंदर अगर मैं बात करूं तो दो पंथ है, शिया और एक सुन्नी।
शिया लोग वो है जो पैगंबर यानी हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जो है उनकी मूल शिक्षा दीक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया लोग कौन है? शिया लोग कौन है? जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे उनकी मूल शिक्षा दीक्षाएं जो है उनमें विश्वास करते हैं, उसको मानते हैं। वो लोग कौन है? शिया है। और इससे जस्ट अगेंस्ट अगर मैं बात करूं विपरीत, तो सुन्नी लोग आते हैं जो मतलब इससे अलग चलते हैं, जो मूल शिक्षा दीक्षा में विश्वास हालांकि करते हैं बट थोड़ा परिवर्तन के साथ अपनाते हैं। वो लोग किसमें आते हैं? किसमें आते हैं? सुन्नी। ठीक है। तो सैयद वंश जो था दिल्ली सल्तनत पर, सैयद वंश क्या था? दिल्ली सल्तनत पर अगर मैं बात करूं तो प्रथम ऐसा मतलब ये वंशज है, दिल्ली सल्तनत पर प्रथम ऐसा वंशज है शासन करने वाला, एकमात्र वो भी जो शिया अनुयायी था। क्या था ये? दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला एकमात्र, क्या? एकमात्र ऐसा वंश था ये जो किसका अनुयायी था? शिया अनुयायी था। यानी किस धर्म में विश्वास करते थे या किस पंथ में विश्वास करते थे? मुस्लिम धर्म के अंदर शिया में। ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। तो ये कौन सा राजवंश कहलाएगा? ये राजवंश कौन सा कहलाएगा? शिया राजवंश। प्रश्न बन सकता है कि दिल्ली सल्तनत पर निम्न में से कौन सा राजवंश शिया राजवंश है? तो कौन सा है? सैयद वंश। शिया और सुन्नी में फर्क समझ गए क्या? ठीक है, समझ में आ गई बात। अच्छा, आगे बात करते हैं। देखो अब संस्थापक कौन है इसका, सैयद वंश का? खिज़र खान। कौन है? खिज़र खान। तो सबसे पहले अपने किसकी बात करेंगे? सैयद वंश में खिज़र खान की बात करेंगे। मिटा दो। अब देखो ये मिटा रहा हूं मैं शासन काल। सबसे पहले खिज़र खान। अच्छा, खिज़र खान की अगर बात की जाए तो 1414 ईस्वी से लेकर इसका शासनकाल जो 1421 ईस्वी तक रहता है। कितने ईस्वी तक है? 1421 ईस्वी तक। सैयद वंश का ये संस्थापक है। सबसे पहले तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज यही मिलती है, सैयद वंश का ये क्या है? संस्थापक है। ठीक है, सैयद वंश का ये संस्थापक है। और अगर इसकी बात की जाए तो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज मिलती है कि तैमूर का सहयोगी था ये। क्या था? तैमूर का सहयोगी था। तैमूर का क्या? ये सहयोगी है। और तैमूर ने इसे किस किस चीज की सूबेदारी सौंपी थी? एक तो कहां की? मुल्तान की। एक तो मुल्तान की और एक लाहौर की और एक दीपालपुर की। एक दीपालपुर। इन तीन जगहों की क्या है? सूबेदारी सौंपता है कौन? सूबेदारी सौंपी तैमूर लंग ने इसको। ठीक है, तैमूर लंग इसको तीन जगहों का ये क्या बना के जाता है? इसको जब जाता है वापिस तो क्या बना के जाता है? सूबेदार। अच्छा, फिर मैंने एक चीज बताई थी कि जो तैमूर लंग का पुत्र था उसका क्या नाम था? तैमूर लंग का पुत्र क्या नाम था उसका? शाहरुख। उसका नाम था शाहरुख। इस शाहरुख के प्रतिनिधि जो होता है उसके रूप में ये कार्य करता है। इस शाहरुख के खिज़र खान इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया। खिज़र खान ने अपने शासनकाल में, इसमें अपने शासनकाल में इसके प्रतिनिधि के रूप में, किसके? शाहरुख के प्रतिनिधित्व में, प्रतिनिधि के रूप में क्या किया? कार्य किया। यानी कि अब ये देखो, इसके प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है। तुम अपने को एक जानकारी सीधी सीधी सी यहां पे एक मिल जाती है कि इसने क्या है? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने क्या नहीं की? सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। तो यहां से अपने को मोस्ट इंपोर्टेंट ये चीज मिलती है कि इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। किसने?
खिजर खान ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा कि सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता कौन है? हाँ, खिजर खान। खिजर खान ने जो अपने को एक उपाधि दी थी उसका जिक्र होता है। मिटा दू ये, इसने जो अपने आप को उपाधि दी उस उपाधि का इतिहास में जिक्र होता है। इसने अपने आप को रैयत आला, रैयत आला की उपाधि दी। इस रैयत आला का मतलब है प्रजा का शासक। जैसे बल्लवन की नीति थे हूबहू वैसे ही इसका भी कहीं ना कहीं इतिहास में वर्चस्व है। उसने भी हूबहू ऐसे ही शासन किया था। ठीक है, देखो हालांकि देखो चीजें एक जैसी नहीं मिलती बट कहीं ना कहीं नीति एक जैसी। जो प्रजा का शासक रैयत आला की ये उपाधि लेता है, सुल्तान की उपाधि ये धारण नहीं करता। ये चीजें जानकारी कहां से मिलती है अपनी? अब देखो अभी सुल्तान की उपाधि नहीं की तो अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए इसने, अपने नाम के सिक्के भी नहीं चलाए। अच्छा, अब इसने अपने नाम के सिक्के नहीं चलाए तो इसका मतलब कोई तो सिक्का चलता ही होगा। तो सिक्का कौन सा चलेगा? तुगलक वंश का, क्योंकि इससे जस्ट पहले कौन सा वंश चल रहा था दिल्ली सल्तनत पर? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश के सिक्के इसने जारी रखे। नोट लगा के दिख रहा हूं इस चीज को कि इसने देखो तुगलक वंश के अगर सिक्कों की बात करूं ना मैं तो मुगल काल तक चलते हैं वो तुगलक वंश के सिक्के। कहां तक? मुगल वंश तक चलेंगे, आगे इनको चेंजेस नहीं किया जाएगा, लगातार चलते हैं। तुगलक वंश के सिक्कों को जारी रखा। ठीक है, इस व्यक्ति ने तुगलक वंश के सिक्कों को जारी रखा, इसने सिक्के अपने नाम के नहीं चलाए। तो ये सारी जानकारी मिलती है किसके बारे में? 1414 ईस्वी से लेकर 1421 ईस्वी तक इसके बारे में, खिजर खान के बारे में। ठीक है, अब इसके बारे में इसके बाद अपने बात करते हैं मुबारक शाह के बारे में। किसके बारे में? मुबारक शाह के बारे में। एक मुबारक शाह आपने कब पढ़ा था? खिलजी वंश में, अलाउद्दीन खिलजी के बाद में। हालांकि नाम एक जैसे हैं, बंदे अलग अलग है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब अपने किसके बारे में बात करेंगे? मुबारक शाह। चीजें समझ में आ रही है क्या? मुबारक शाह। मुबारक शाह की अगर बात की जाए तो 1421 ईस्वी से लेकर तकरीबन 1434 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। 1434 ईस्वी तक क्या रहा? इसका शासनकाल रहा। प्रतापी शासक माना जाता है सैयद वंश का। ठीक है, मुबारकाबाद नगर की इसने स्थापना की। और अगर इसकी बात की जाए तो इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। ठीक है, इसने अपने नाम के सिक्के भी चलाए। इसके टाइम जिसके वजीर का जो पद होता है उस पद पर एक व्यक्ति का नाम मिलता है सरवर उल मुल्क, वो व्यक्ति था सरवर उल मुल्क। उसके बारे में बात करेंगे अभी भी, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो व्यक्ति। अच्छा, सबसे प्रतापी शासक किस वंश का? सैयद वंश का। सैयद वंश का सबसे प्रतापी शासक है ये। अच्छा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी तो आपको पता है ना? ठीक है, ये जो भारत का उत्तरी एरिया जो है ना, भारत का जो उत्तरी एरिया जो है बिल्कुल हिमालय से, यहां से इस तरह से ये नदी जाती है बिल्कुल। ठीक है, तो इसी नदी पर क्या है कि एक नगर बसाया मुबारकाबाद। कौन सा? मुबारकाबाद नगर। ठीक है, इसने मुबारकाबाद नगर की स्थापना की। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। ठीक है, इसने एक उपाधि भी धारण की थी। इसकी उपाधि पूछ ली जाती है, उपाधि कौन सी थी? तो शाह सुल्तान की उपाधि।
कौन सी? शाह सुल्तान की इसने उपाधि धारण की। अच्छा, इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसने अपने नाम के सिक्के चलाए, इसने अपने नाम के क्या चलाए? सिक्के चलाए। ठीक है, इसने अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके टाइम जो वजीर का जो पद था, उस वजीर के पद पर अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का नाम मिलता है, मुस्लिम था, सरवर उल मुल्क। सरवर उल मुल्क ये व्यक्ति जो था इस पद पर क्या था? आसीन था, इसके वजीर के पद पर। किसके? इसके वजीर के पद पर। और अगर इसकी बात की जाए तो ये एक मुस्लिम था। क्या था? एक मुस्लिम था। यहां तक आप नोट करो, फिर इसके बारे में आगे बात करते हैं। कर लिया? हटा दो। अच्छा, इस सरवर उल मुल्क ने क्या किया? एक गुट का निर्माण किया। क्या किया? एक गुट का निर्माण किया, मतलब एक गुट बनाया। उस गुट में क्या था कि हिंदू व मुस्लिम लोग दोनों शामिल थे। इसने सरवर उल मुल्क जो था, इसने मतलब एक गुट का निर्माण किया। गुट निर्माण किया। अच्छा, इस गुट में क्या था कि हिंदू व मुस्लिम दोनों शामिल थे। हिंदू व मुस्लिम दोनों लोग शामिल थे। ठीक है, शामिल थे। अच्छा, इसकी अगर मैं बात करूं तो जो हिंदुओं का जो नेता था, हिंदू नेता जो था, उसका तो नाम मिलता सिद्धपाल। क्या नाम मिलता है? सिद्धपाल। और मुस्लिम नेता कौन होगा? सरवर उल मुल्क। जो मुस्लिम नेता जो था उसका नाम मिलता है सरवर उल मुल्क। उल मुल्क। अच्छा, इस सरवर उल मुल्क ने क्या किया? इस सिद्धपाल की सहायता से, किसकी सहायता से? इस सिद्धपाल की सहायता से इस सरवर उल मुल्क ने सैयद सुल्तान मुबारक शाह की हत्या करवा दी। किसकी? मुबारक शाह की। सैयद सुल्तान जो था, सैयद सुल्तान, इन दोनों ने गुट बनाया और इस हिंदू नेता सिद्धपाल की सहायता से सरवर उल मुल्क क्या करता है? शाह सुल्तान जो होता है, सैयद सुल्तान, शाह सुल्तान, या कह सकते हैं मुबारक शाह की क्या करवा दी? हत्या करवा दी। क्या करवा दी? हत्या। ठीक है, इस तरह से मुबारक शाह का भी शासनकाल क्या हो जाता है? पूरा हो जाता है, दी एंड हो जाता है इसका। इसके बाद में एक शासक आया, मोहम्मद शाह। फिर कौन आया? मोहम्मद शाह। नोट कर लिया इसको। देखो, इस मुबारक शाह की अगर बात की जाए तो इस मुबारक शाह की कोई औलाद नहीं थी। ठीक है, इसने अपने भाई का एक पुत्र था जिसको गोद लिया था, यानी इसका जो दत्तक पुत्र था एक। बता दो, इसका शासनकाल पूरा हो जाता है। इसके बारे में थोड़ी सी और बात। देखो, इसकी कोई भी औलाद नहीं थी। इसने क्या है, अपने भाई का पुत्र जो था वो गोद लिया। भाई का जो पुत्र था उसका क्या नाम है? मोहम्मद शाह। क्या नाम मिलता है? मोहम्मद शाह। और अगर बात की दत्तक पुत्र है ना, क्या है ये? गोद लिया दत्तक पुत्र है ये। ठीक है, और इसका जो भाई है, यानी कि मुबारक शाह का जो भाई है, जिसका ये पुत्र है मोहम्मद शाह, उसका क्या नाम मिलता है? फरीद। क्या नाम मिलता है? फरीद। यानी असल में मोहम्मद शाह का पिता कौन है? फरीद है। ठीक है, फरीद है। और इसका भाई है, किसका? मुबारक शाह का भाई है फरीद। और इसी का मतलब भाई है, तो मतलब इसका क्या है कि इसकी कोई औलाद नहीं होती, और इसको ये क्या कर लेता है?
गोद ले लेता है। ठीक है, अपने किसकी बात करेंगे अब, मोहम्मद शाह की। सैयद वंश पर अगला शासक कौन होता है, कौन है, मोहम्मद शाह। निकम्मा माना जाता है, क्या माना जाता है, निकम्मा शासक था ये। अगर इसके शासनकाल की अगर बात की जाए तो 1434 ईस्वी से 1445 ईस्वी, 1434 से 1445 ईस्वी तक। अच्छा, सबसे पहले मुबारक शाह का दत्तक पुत्र है ये, क्या ये मुबारक शाह का दत्तक पुत्र है। और मुबारक का जो भाई था उसका नाम मिलता है, मुबारक का भाई क्या नाम मिलता है, फरीद है। फरीद, फरीद किसका भाई है, मुबारक शाह का भाई है। और मोहम्मद शाह जो है ये सैयद वंश का अयोग्य शासक माना जाता है, सैयद वंश का अयोग्य शासक माना जाता है। ठीक है, और इसी के समय क्या है, समय जो सैयद वंश जो है उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। सैयद वंश का क्या हो जाता है, पतन क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। अब इसी के समय इसका क्या हो गया, पतन प्रारंभ हो गया ना। पतन देखो क्यों प्रारंभ हो गया, क्योंकि जो वास्तविक नॉट जो वास्तविक शक्तियां वो किसमें हाथ में होंगी, सर्वर उल मुल्क। इस सर्वर उल मुल्क जो था इसके हाथ में थी क्या, वास्तविक शक्ति। क्योंकि देखो मुबारक शाह को मारा किसने था, मारा किसने था, सर्वर उल मुल्क ने मारा था। और इसी की मतलब क्या है, देख रेख में शासक बनाया गया। तो मोहम्मद शाह को जैसे ये कहता था वैसे ही क्या है ये चलता था। और अगर बात की जाए, एक टाइम की बात बताता हूं आपको मैं, ये मिटा दूं, चलो लिखो। देखो एक टाइम की बात है कि दिल्ली पर, ये भारत का चित्र बना रहा हूं मैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब देखो यहां पर मालवा है, क्या है, मालवा। यहां पे दिल्ली, मालवा का एक शासक था, क्या नाम मिलता है, महमूद। क्या नाम है, महमूद। ये महमूद क्या करता है, आक्रमण करता है कहां पर, दिल्ली पर। और दिल्ली का शासक कौन है, मोहम्मद शाह। ये मोहम्मद शाह जो होता है दिल्ली छोड़कर भाग जाता है, दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। ठीक है, ये दिल्ली छोड़कर जब भाग जाता है तो इसकी मदद करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मिलती है कि इसकी जो मदद है वो किसने की थी। देखो इसकी जो मदद की थी वो बहलोल लोदी ने की थी। ठीक है, एक अफगान सरदार है, किसने, अफगान सरदार बहलोल लोदी। इस बहलोल लोदी ने क्या किया, किसकी मदद की, किसकी मदद की, मुबारक शाह की मदद की। ठीक है, और इसको पराजित किया। इसको क्या किया, पराजित किया। जब अपने क्या है सैयद वंश को पूरा कर जाएंगे तो उसके बाद में प्रथम अफगान साम्राज्य की 1457 ईस्वी में, 1457 ईस्वी में प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव कौन डालता है, प्रथम अफगान साम्राज्य की नींव कौन डालेगा, बहलोल लोदी डालता है। कौन डालता है, बहलोल लोदी डालता है। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो भाई, इसने, इस अफगान सरदार बहलोल लोदी ने दिल्ली के मतलब शासक है मोहम्मद शाह, उसकी क्या की, मदद की। अब इसकी मदद की तो भाई इसने क्या किया, इस मुबारक शाह ने, इस महमूद मिटा रहा हूं, ठीक है, मैं ये चीज याद रह जाएगी। यहाँ का शासक कौन है, मालवा का,
ठीक है, मालवा। अच्छा, अब मोहम्मद शाह की अगर बात की जाए तो इस मोहम्मद शाह ने अपना पुत्र कह के पुकारा, किसको? बहलोल लोदी को। क्या कहा? पुत्र कह के पुकारा, और एक उपाधि दी इसने। बहलोल लोदी को क्या दी? एक उपाधि दी। चीजें समझ में आ रही है क्या? कहा क्या हो रहा है? क्योंकि जो मालवा का जो शासक है महमूद, उसने क्या कर दिया? दिल्ली पर आक्रमण। क्या कर दिया? हाँ। अब यहां पर देखो सिस्टम इस तरह से गड़बड़ाता है कि अब ये इसकी मदद करता है। कौन? बहलोल लोदी किसकी मदद करता है? इस मोहम्मद शाह की मदद करता है। किसकी? मोहम्मद शाह की मदद करता है। इसकी सहायता से क्या है? इसको हरा देते हैं, और ये इसको अपना क्योंकि मदद की है तो इसको क्या है कि अपना पुत्र कह के पुकारा बहलोल लोदी को। किसने? मोहम्मद शाह ने। और इस मोहम्मद शाह ने एक उपाधि दी इसको, खान जहां की। किसकी? खान जहां की उपाधि दी। किसको? बहलोल लोदी को। किसने दी? ये चीज याद रह जाएगी क्या? बहलोल लोदी को। तो ये चीजें किसके बारे में मिलती है? मोहम्मद शाह के बारे में जानकारी मिलती है अपने को। ठीक है, किसके बारे में? मोहम्मद शाह के बारे में। दिल्ली सल्तनत में सैयद वंश का अंतिम शासक अपने करते हैं। बिठा दो आज के क्लास का अंतिम शासक नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम मिलता है? अलाउद्दीन आलम शाह। अच्छा, ये अलाउद्दीन आलम शाह जो है, इसका शासनकाल रहता है 1445 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। कब? 51 ईस्वी तक। ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर बात की जाए तो ये सैयद वंश का सबसे पहले तो क्या है? अंतिम शासक है सैयद वंश का। किसका? सैयद वंश का। सैयद वंश का ये अंतिम शासक है, और मोहम्मद शाह का ये पुत्र है। किसका? मोहम्मद शाह का ये पुत्र है। मोहम्मद शाह का ये पुत्र है। अमीर वर्गों ने क्या किया था? इसको शासक बनाया था। किसको? अमीर वर्गों ने इसको शासक बनाया। मतलब धक्के से बनाया था, मतलब शासक बनाया। ठीक है, अमीर वर्गों ने इसको शासक बनाया। और अगर बात की जाए इसका जो वजीर है, वजीर का नाम मिलता है वजीर। इसके टाइम वजीर का पद जो था उस पर हमीदा खां। कौन? हमीदा खां बैठा हुआ था। इसके वजीर के पद पर कौन सा व्यक्ति है? हमीदा खां। ठीक है। अब भाई देखो, अलाउद्दीन आलम शाह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने वजीर से परेशान होकर ये व्यक्ति कहां पर चला जाता है? अपने इस वजीर से परेशान होकर बदायूं चला जाता है। कहां पर? दिल्ली छोड़कर चला जाता है बदायूं, उत्तर प्रदेश। देखो ऐसा बाबा शासक है ये, है ना, बुद्धू है ना, अपने वजीर से परेशान है, जनता का क्या भला करेगा। तो ये देखो अलाउद्दीन आलम शाह क्या करता है कि अपने वजीर से परेशान होकर कहां पर चला जाता है? बदायूं, उत्तर प्रदेश चला जाता है। ठीक है, और वहां पे जाकर क्या है, अपना जो गवर्नर का जो पद होता है वो संभालता है ये व्यक्ति। कहने का मतलब इससे इतना बड़ा शासन संभलता नहीं है, और ये वहां पे चला जाता है। ठीक है, और वहीं पर क्या है, शासन की भागदौड़ संभाली, और ये जाता जाता एक काम कर जाता है। क्या कर जाता है? ये जाता जाता एक काम कर जाता है। ये जो सारी की सारी जागीर जो होती है ना, ये अपने 2 सालों में विभाजित कर जाता है। इसके जो 2 साले जो होते हैं ना, उन सालों में विभाजित कर जाता है। अपनी जो जागीर होती है वो 2 सालों में विभाजित कर जाता है। ठीक है, उनका नाम मिलता है, एक का तो नाम मिलता है शहनाए शहर। एक का तो क्या नाम मिलता है? शहनाए शहर। और दूसरे का क्या नाम मिलता है? अमीर कहते। अमीर कहते। चीजें समझ में आ रही है क्या?
अमीर कहते। ये दोनों साले किसके हैं? अलाउद्दीन आलम शाह के। ये जाता जाता क्या है, यानी कि इससे परेशान हो जाता है हमीदा खां से, और ये व्यक्ति क्या करता है, अपनी जागीर अपने 2 सालों में विभाजित कर जाता है। अब भाई दोनों में विभाजन हुआ इस चीज का, मतलब अपनी पूरी साम्राज्य का विभाजन हुआ, तो इस चीज से अमीर कहते जो होता है, मतलब सहना शहर जो होता है वो इस चीज से परेशान होता है, मतलब विभाजन से नाखुश होता है। इस विभाजन से नाखुश है कौन है? ये व्यक्ति। कौन है? सहना ए शहर जो है वो नाखुश है इस विभाजन से, तो सहना ए शहर को मार डालता है कौन? अमीर कहते। अमीर कहते क्या करता है? सहना ए शहर को मार देता है। अच्छा, इसको मार दिया किसने? सहना ए शहर ने, अमीर कहते ने। तो अमीर कहते को जनता मार देती है। अमीर कहते को कौन मार देती है? जनता मार देती है ना? इंटरेस्टिंग चीज। ये परेशान था विभाजन से, तो इसको इसने टपका दिया। अब इसको इसने टपकाया तो जनता ने इसको टपका दिया। पीछे कौन रह गया? हमीदा खां। हमीदा खां को मार देता है लोधी वंश का बहलोल लोधी। कौन मार देता है? बहलोल लोधी। तो मैं मिटा दूं? चीजें समझ में आ रही है क्या? तो अंतिम में बचा कौन? हेंगड़ी करने वाला हमीदा खां। इस हमीदा खां को, इस हमीदा खां को लोधी वंश का बहलोल लोधी जो होता है वो टपका देता है। बहलोल लोधी जो होता है मार देता है। ठीक है, इस तरह से क्या है, पतन हो जाता है किसका? बिल्कुल ही दिल्ली सल्तनत पर सैयद वंश का, और एक नया वंश जो है उसकी नींव डलती है। नया वंश कौन सा होगा? अपना लोधी वंश। वो एक चीज सॉरी मैंने गलती लिखवा दी, 1457 ईस्वी नहीं है, वहां पे 1451 ईस्वी है। क्या है? 1451 ईस्वी, माफ करिए गलती लिखवा दी। ठीक है, अच्छा तो अपने कल किसकी बात करेंगे? दिल्ली सल्तनत पर अंतिम वंश की बात करेंगे, लोधी वंश की। और लोधी वंश के बाद में अपने स्टार्ट करेंगे क्या? मुगल। क्या? मुगल एम्पायर की स्टार्ट करेंगे। तो अपने आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत।